हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप चैप्टर 4 का पार्ट 3। पार्ट 2 का जो लिंक है वो इस कार्ड पर है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पहले दो पार्ट में अपने इम्यूनिटी को डिस्क्राइब किया और इस चैप्टर में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, एक्टिव, पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी, उन सब के बारे में कर लिया। अब अपन करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के बारे में करने के पहले अपन एक जनरल वॉक थ्रू कर लेते हैं, किसका? ब्लड का। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, टिश्यू होता है बोले तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, और कनेक्टिव टिश्यू बोले तो कनेक्ट करने का काम करता है। और किसके अंदर फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। अब जो ब्लड जो है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा जो है वो बेसिकली ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट है, उसमें लिविंगनेस कुछ भी नहीं है, और वो लिक्विड पार्ट भी है, और 55% पार्ट ब्लड का वो बनाता है। उसका फंक्शन क्या है? एक मीडियम है, तो वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, गैसों को डिसॉल्व कर लेता है और बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जहां जहां ब्लड जाता है वहां वहां वो उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा पार्ट जो होता है ब्लड का, उसे कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स, जो ब्लड का सॉलिड पार्ट भी है और ये लिविंग पार्ट भी है। ये लिविंग, लिक्विड नहीं, लिविंग क्या है? सॉलिड पार्ट है। सॉलिड लिख लेना आप यहाँ पर, लिविंग सॉलिड पार्ट है, और ये ब्लड का 45% पार्ट बनाता है। इसमें तीन तरह की सेल आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनको जनरल फंक्शन देख लेते हैं। आरबीसी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है गैसों को, स्पेशली ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है और ब्लड भी रेड कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो अपन को पैथोजन से बचाती है, ये अपन इम्यूनिटी वाले में देख चुके हैं। और प्लेटलेट्स जो होती है वो कहीं पे भी कट वगैरह आ जाए तो ब्लडिंग, जो ब्लड का जो फ्लो होता है बाहर, जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या करती है? प्रिवेंट करने का काम करती है। तो ये अपने ब्लड का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। क्यों दिया इस चैप्टर में? क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो आरबीसी की सरफेस से रिलेटेड है। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं जिनको बोलते हैं सरफेस एंटीजन। ये कोई एक या दो नहीं होते, बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे। और उन आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है उनके बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, अपन को उन फंक्शन में नहीं जाना। अपन को क्या करना है? उन एंटीजन जो प्रेजेंट है उनके बेसिस पर, उनकी एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे अपन ब्लड को क्या करते हैं? डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और उन कैटेगरीज को क्या कहेंगे फिर? ब्लड ग्रुप। दो ऐसी ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है। ये ब्लड ग्रुपिंग भी बहुत सारे टाइप की होती है। जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा ब्लड ग्रुपिंग भी बहुत सारे टाइप की होती है। अपन को सिर्फ दो ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है जो जनरल लाइफ में यूज भी होती है। एक, आरबीसी के सरफेस पे ए और बी एंटीजन होते हैं, उनके बेसिस पे जो ब्लड ग्रुपिंग है वो पढ़नी है, जिसको कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें चार तरह के ब्लड ग्रुप आएंगे, ए, बी, ए बी और ओ। और एक पढ़नी है आरएच एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग, जो होगी आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। अपन आम जिंदगी में दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं, जैसे बोलते हैं बी पॉजिटिव, तो वो बी ब्लड ग्रुप तो एबीओ ब्लड ग्रुप से है, और पॉजिटिव किससे है? आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? बेसिकली जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होते हैं उनकी एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे बनाई गई कैटेगरी है। इस चैप्टर में अपन को दो ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो पहले ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग जो होती है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने दी थी इन 1901 में। एबीओ ग्रुपिंग जो होती है वो दो एंटीजन पे बेस्ड होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये कहां होते हैं? आरबीसी की सरफेस पे। अब ये एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, दोनों एब्सेंट है, या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे जो होते हैं 4 टाइप की कैटेगरी बनाई थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। जो ए ब्लड ग्रुप है उनकी आरबीसी की सरफेस पे सिर्फ ए एंटीजन होता है। जो बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी बी एंटीजन, और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी के सरफेस पे ए और बी एंटीजन में से दोनों ही नहीं होते। दूसरे एंटीजन होते हैं लेकिन ए और बी एंटीजन नहीं होते। नेक्स्ट है आरएच ग्रुपिंग। ये भी किसने दी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने दी थी। और ये जो थी वो डिस्कवर की थी रिसस मंकी में।
और रिसस के इनिशियल से RH इसका नाम दिया गया है। और रिसस मंकी का साइंटिफिक नेम भी अपन को लर्न रखना है। क्या है साइंटिफिक नेम? मकाका मुलेटा। मकाका मुलेटा इसका क्या है साइंटिफिक नेम है। अब बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन, यहाँ पे भी दो तरह के ग्रुप है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव, अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। अब ये जो RH एंटीजन है ये भी 5 तरह का होता है। RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E और RH स्मॉल e। तो इन 5 में से ये वाला कौन सा एंटीजन है जो अपन स्टडी कर रहे हैं? ये RH कैपिटल D है, जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव बनाए जाते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि मोस्ट इंपोर्टेंट RH एंटीजन कौन सा है, तो RH D। और ऐसा पूछा जाए कि मोस्ट एब्यूडेंट या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, तो अभी RH D। तो दो तरह की ग्रुपिंग है जो कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। एक एंटीजन A और एंटीजन B के बेसिस पे 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनाए, और एक RH एंटीजन के बेसिस पे 2 तरह के, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। अब आगे चलते हैं। तो देखो 4 ये ब्लड ग्रुप, और इन हर ब्लड ग्रुप में RH प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे हर ब्लड ग्रुप फिर 2 तरह का है। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 8 ब्लड ग्रुप हो गए, ABO और RH ग्रुपिंग दोनों को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपना है एंटीजन और एंटीबॉडी। अभी तक अपन ने एंटीजन देखे कि A, B और RH एंटीजन जो अपन ने पढ़े जो RBC की सरफेस पे, तो हर एंटीजन के टुवर्ड्स में कुछ एंटीबॉडी भी होती होगी, तो इनके लिए एंटीबॉडी भी होती है। A एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होती है एंटी A, B एंटीजन को डिस्ट्रॉय या उस खत्म करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी B। और RH के लिए कौन सी होती है? एंटी RH। और ये सब कहां डेवलप होती है? प्लाज्मा में। अब किसमें ये एंटीबॉडी होगी? तो देखो, अगर एक ऑर्गेनिज्म में जो भी एंटीजन है उससे करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तो उसमें होगी नहीं, क्योंकि वो तो उसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर वो उसमें होगी तो उसका खुद का एंटीजन ही खत्म हो जाएगा। तो सपोज करो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में A एंटीजन है तो उसमें एंटी A नहीं होगा, उसमें फिर क्या क्या होगा? एंटी B हो सकता है, एंटी RH हो सकता है। ठीक है, तो क्या रूल है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज अ पर्टिकुलर एंटीजन इट डज नॉट हैज करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। A होने पर एंटी A नहीं होगा, B होने पर एंटी B नहीं होगा, और RH एंटीजन होने पर एंटी RH नहीं होगा। बाकी के हो सकते हैं, जैसे एक एक करके करते हैं। जैसे ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? A पॉजिटिव। अगर मुझे पूछे इसमें एंटीजन कौन सा है तो कैसे पता करेंगे? देखो A है तो इसलिए A एंटीजन, प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब RH एंटीजन। तो अब कौन सा एंटीजन नहीं है? B एंटीजन नहीं है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी B। ठीक है, जो एंटीजन नहीं था उसकी एंटीबॉडी होगी। A नेगेटिव में कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन A, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए RH भी नहीं है। तो अब इसमें एंटीबॉडी कौन कौन सी होगी? एंटी B होगी और एंटी RH होगी। ठीक, ऐसे कैसे अपन सब में फिल कर लेंगे। जैसे सपोज करो अपन को AB पॉजिटिव का करना है, तो AB पॉजिटिव में एंटीजन A है, एंटीजन B है और RH एंटीजन है। क्योंकि तीनों ही एंटीजन है इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि O नेगेटिव में कोई भी, ना तो A है ना B है, इस वजह से उसे O का, और नेगेटिव भी है इसकी वजह से इसमें RH एंटीजन भी नहीं है। तो फिर तीनों ही एंटीबॉडी इसमें बन सकती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे 2 मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिखे। ऐसा पूछे कि ब्लड ग्रुप जिसमें सारे एंटीजन हो वो कौन से है, तो सारे एंटीजन किसमें थे? AB पॉजिटिव में। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें सारे एंटीबॉडी हो कौन सा होता है? O नेगेटिव। कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें सिर्फ RH एंटीजन हो तो क्या लिखेंगे? O पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। इनका सिंपल सा कंसेप्ट है, जो नाम लिखा हुआ है उसमें जो जो लेटर है, A है तो अपन को एंटीजन A लिखना है, B है तो एंटीजन B लिखना है, और प्लस है तो RH एंटीजन लिखना है। फिर जो नहीं है वो एंटीबॉडी की तरफ लिख देना है। ठीक है, जैसे कि B पॉजिटिव में B है तो B एंटीजन, प्लस है तो RH एंटीजन। अब क्या नहीं आया? A नहीं आया तो वो एंटी A एंटीबॉडी के फॉर्म में होगा। इस तरीके से AB ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग और उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी हो गए। अब अपन इसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस किस को अपन ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, ये सब क्राइटेरिया समझते हैं। तो देखो, डोनेशन के लिए क्या रूल है कि डोनर कैन डोनेट टू रिसिपेंट हैविंग ऑल द एंटीजन ऑफ डोनर। एक डोनर
उनको ब्लड दे सकता है जिसके पास वो सारे एंटीजन हो जो डोनर के पास खुद के पास है। अब इसे समझते हैं, देखो जैसे A+ वाला, इसके अंदर कौन कौन से एंटीजन है, A और RH, ये उन सबको ब्लड दे सकता है जिसके पास A एंटीजन हो और कौन सा एंटीजन हो, RH। दोनों होने चाहिए, एंटीजन A भी होना चाहिए और एंटीजन कौन सा होना चाहिए, RH भी होना चाहिए। देखो किस किस में, A के पास खुद के पास तो है ही है, और किसके पास है, AB+ के पास भी है A और RH, एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन वो दोनों होने चाहिए। और किसके पास है, और किसी के पास नहीं है, तो ये किस किस को दे सकता है, A+ को दे सकता है और AB+ को दे सकता है। A नेगेटिव वाले के पास कौन सा एंटीजन है, A, तो ये उनको दे सकता है जिसके पास क्या हो, A एंटीजन हो। अब A ढूंढो, देखो किस किस के पास है, इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें, 4 में है। तो A+, A-, AB+, AB-। B+ वाला किसको दे सकता है, B+ वाला उसको दे सकता है जिसमें B और RH दोनों होने चाहिए। देखो B और RH किसमें, इसमें है और इसमें है, तो B+ और AB+। ठीक, ऐसे कैसे सब में फिल कर लेंगे। अब O+ वाले का देखते हैं, तो देखो O+, पहले AB+ का देखते हैं। देखो AB+ जो है उसमें A, B और RH तीनों एंटीजन है, तो ये सिर्फ उसको ब्लड दे सकता है जिसमें तीनों ही एंटीजन हो, तो तीनों इसके खुद के अलावा किसी में नहीं है, इसलिए ये सिर्फ खुद को ब्लड दे सकता है। और जबकि O- का उल्टा है, O- जो है उसके बेचारे के पास खुद के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि O है तो ना तो A एंटीजन है ना B एंटीजन है, और नेगेटिव भी है, इसका मतलब RH एंटीजन भी नहीं है। अब क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये सबको ही ब्लड दे सकता है, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। तो अगर अपन को पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो O- यूनिवर्सल डोनर है। कौन है, O-। जो O+ वाला है उसके पास एक एंटीजन होता है, कौन सा, RH, और RH होने की वजह से वो सिर्फ उनको दे पाएगा जिसके पास RH है। तो किस किस के पास RH है, 1, 2, 3 और 4, तो A+, AB+, B+ और O+, सिर्फ इनको दे सकता है। रिसीविंग के लिए क्या रूल है, देखो रिसीविंग के लिए रूल है कि रिसिपेंट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर, ये उस डोनर से ब्लड ले सकता है which does not have antigen corresponding to recipient possible antibody। इसको आम भाषा में समझते हैं, जैसे मान लो A+ है, इसके पास कौन सा एंटीबॉडी है, एंटी-B, तो ये उन सब से ब्लड ले सकता है जिसके पास B एंटीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पास B एंटीजन के लिए क्या है, एंटीबॉडी B है, तो अगर वो ले लेगा तो वो दोनों में फाइट हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा। ये A+ वाला उनसे ब्लड ले सकता है जिसमें B एंटीजन नहीं है। तो देखो B एंटीजन किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इन दोनों में नहीं है, तो A+, A-, O+, O-। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे क्या है कि AB+ का देखो, सॉरी B+ का देखो, तो B+ में देखो कौन सा एंटीबॉडी है, एंटी-A एंटीबॉडी है। अब एंटी-A है तो ये उनसे ब्लड नहीं ले सकता जिसके पास कौन सा एंटीजन हो, एंटीजन A, क्योंकि उसके लिए तो इसके पास खुद के पास एंटीबॉडी है, तो A एंटीजन वालों को छोड़ दो। A एंटीजन किस किस में, इसमें, 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 इन 4 से ये नहीं ले सकता, तो पीछे कौन से बचे, B+, B-, O+, O-। B+, सॉरी कहां गया, B+, B-, O+, O-। अगर मुझे पूछे कि B- वाला किससे ब्लड ले सकता है, तो B- वाला उससे ब्लड ले सकता है जिसके पास एंटीजन A नहीं होना चाहिए और RH एंटीजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के लिए इसके पास एंटीबॉडी है। तो किस किस के अंदर एंटीजन A और RH एंटीजन नहीं है, इसमें है तो नहीं कर सकता, इसमें भी है 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 नहीं कर सकता, सिर्फ क्या बचेंगे, B- और O-। तो B-, O-। AB+ वाला के देखते हैं, जो AB+ है उसमें तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एंटीजन लाओ, तो कोई भी एंटीजन लाओ, इसलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो सबसे ब्लड ले सकता है तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होगा, AB+। O- वाले के पास देखते हैं, तो O- वाले के पास एंटी-A भी है, एंटी-B भी है, एंटी-RH भी है, तो ये बेचारा उनसे ब्लड ले सकता है जिसमें ना तो A एंटीजन होना चाहिए, ना B एंटीजन होना चाहिए, ना RH एंटीजन होना चाहिए, ऐसा ये खुद ही है, तो सिर्फ ये खुद से ब्लड ले सकता है। इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप की ये टेबल है। आप इसे बार बार देखें और बार बार प्रैक्टिस करें,
तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और दो आप अच्छे से याद रखें, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, ए बी पॉजिटिव। तो अच्छे से ये बनाए और अच्छे से इसे देखें, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एग्लूटिनेशन। देखो एग्लूटिनेशन समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं उनके बहुत सारे काम में से एक काम ये होता है कि उन सरफेस पे जो एंटीजन है उनकी प्रेजेंस की वजह से एक आरबीसी दूसरे आरबीसी से थोड़ी दूर दूर रहती है, वो एक दूसरे के चिपकती नहीं है। तो एग्लूटिनेशन क्या होता है, आरबीसी का किसी भी वजह से क्लस्टर बन जाना, वो सारी आरबीसी का एक दूसरे के साथ झुंड बना लेना, वो क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन। और इससे वो सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब देखते हैं ये होता क्यों है। तो ये अक्सर किसी भी मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। मतलब जैसे जिसको अपन को ब्लड ट्रांसफर नहीं करना चाहिए वैसा कोई ब्लड ट्रांसफर कर दिया। एक केस अपने दे रखा है बुक में आरएस मिसमैच का। तो देखो, व्हेन ब्लड फ्रॉम आरएच पॉजिटिव पर्सन ट्रांसफर टू आरएच नेगेटिव पर्सन, मतलब किसका ब्लड किसको चढ़ा दिया, आरएच पॉजिटिव वाले का आरएच नेगेटिव वाले को। और ये नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि आरएच नेगेटिव वाले में तो आरएच एंटीजन होती ही नहीं है, और जबकि आरएच पॉजिटिव वाले में आरएच एंटीजन है। तो इससे क्या होगा, जो आरएच नेगेटिव पर्सन था उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे। और कौन से एंटीबॉडी होंगे, एंटी आरएच। और ये एंटीबॉडी अपन ने जो पहले 5 एंटीबॉडी पढ़े थे उनमें से कौन से टाइप का होगा, आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी होगा। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उस पर्सन के ब्लड के अंदर जो भी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, और जिससे सारी आरबीसी क्लम्प बना लेगी, झुंड बना लेगी और डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड का जो ब्लड था उसके अंदर की आरबीसी है, जिसके ऊपर ये डॉट जो है वो आरएच एंटीजन को शो कर रहे हैं, और ये उस पर्सन का ब्लड है और उसकी आरबीसी जो आरएच नेगेटिव है। जब इसका ब्लड इसमें ट्रांसफर करेंगे तो ये सारी आरबीसी इसमें आ गई, और इसमें आई तो इसकी जो एंटीजन है ये भी आ गए। इससे इस पर्सन के ब्लड में क्या बनने लगी, एंटीबॉडी बनने लगी। कौन से टाइप की, आईजीजी टाइप की। ये एंटीबॉडी इन एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय, जिससे ये सारी आरबीसी का एक क्लस्टर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं इससे नुकसान क्या है। इस क्लस्टर के बनने से सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आरबीसी जितनी भी डेथ होती है आरबीसी की, वो सारी आरबीसी ट्रांसफर होती है स्प्लीन में, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो वहां पर ट्रांसफर होगी, तो इतनी सारी आरबीसी की डेथ होगी तो वो स्प्लीन पे क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी फंक्शनिंग खराब हो सकती है। फिर वो जो स्प्लीन से जो वो जितनी भी आरबीसी डेड है जो इकट्ठी की गई, वो लीवर के पास ट्रांसफर होती है डिग्रेड करने के लिए, और वहां बिलरुबिन करके एक सब्सटेंस बनता है। लेकिन इतनी आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी तो बिलरुबिन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये दोनों वजह से जो लीवर और स्प्लीन जो है उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, खराब। अगर आपको पूछे कि एग्लूटिनेशन की वजह से कौन सा सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंस बनता है, तो कौन सा बनता है, बिलरुबिन। वैसे बिलीवर्डिन भी बनता है, लेकिन आपकी बुक में एक ही दे रखा है, और इससे लीवर और स्प्लीन खराब हो जाएंगे। अब लीवर खराब हो जाएगा तो लीवर क्या करता है कि अपनी बॉडी में से यूरिया को निकालकर यूरिन में ट्रांसफर करता है, मतलब सॉरी, अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर करता है। तो अगर लीवर खराब हो जाएगा तो वो यूरिया सिंथेसिस ना होगा, जिससे अमोनिया की अमाउंट बढ़ेगी, और वो ब्लड जब किडनी के पास जाएगा तो किडनी खराब हो जाएगी। ओवरऑल उस पर्सन के वाइटल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, स्प्लीन ये खराब हो जाएंगे और पर्सन मर भी सकता है। ठीक है, ऐसा ही एक केस, बहुत ही स्पेसिफिक केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। देखो बुक में फॉइटस दे रखा है, FOETUS, उसको फीटस भी कहते हैं, FETUS। ठीक है, एक ही बात है, दोनों गलत नहीं है। तो बेसिकली ये डिजीज क्या है, हीमोलाइटिक डिजीज है। हीमो बोले तो ब्लड, लाइटिक मतलब टूटना, वही आरबीसी का खराब होना। इन न्यूबॉर्न किस में होती है, न्यूबॉर्न में, और वो भी किससे, RH मिसमैच से। अब देखो ये होता कब है, देखो अच्छे से सुनना, एकदम स्टोरी की तरह आराम से समझ में आएगा। मान लो एक फीमेल है जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, और उसका जो न्यूबॉर्न मतलब उसके अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। तो मिसमैच हो गया, फीटस कैसा है, RH पॉजिटिव, और मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव। लेकिन जनरली मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब फर्स्ट डिलीवरी होगी उस मतलब वो क्या कहते हैं फीटस की, तो उस समय क्या होगा कि
मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक दूसरे के साथ क्या होगा, मिक्स होगा। और इस समय मदर के ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप होंगे, किसके लिए, उस वाले RH पॉजिटिव के लिए। और कौन से एंटीबॉडी, वही IgG टाइप के एंटीबॉडी डेवलप होंगे। लेकिन ये सब टाइम लेगा और इतने टाइम में उस फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो तो नॉर्मल डिलीवरी से होगी। अब सोचो कि किसी भी अगली जो डिलीवरी होगी उसके बाद की कोई भी डिलीवरी में अगर अगेन कोई फीटस RH पॉजिटिव निकला, तो इस बार मदर के ब्लड में पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, वो भी कौन सी, IgG वाली। देखो इस एंटीबॉडी की एक खासियत होती है, अगर आपने अच्छे से अभी तक का चैप्टर स्टडी किया है तो IgG जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो अगर वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगी, फीटस के अंदर। और फीटल ब्लड के अंदर जो RH एंटीजन है उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। और एक बार जब डिस्ट्रॉय होगा तो वहां क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन होने से वही इफेक्ट होंगे जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे। और इस वजह से फीटस या तो मर भी सकता है, और अगर किसी समहाउ वो सरवाइव भी कर जाए तो वो हिपेटाइटिस या पीलिया, जॉन्डिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से वो फिर टॉर्चर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिजीज होती है इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। क्या इलाज है इसका, तो जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है जो कि नॉर्मल थी, उस मदर को 24 आवर्स के अंदर अंदर रोगेम के इंजेक्शन देने चाहिए, वैक्सीन देने चाहिए। रोगेम क्या होता है, ये एंटी होता है IgG एंटीबॉडी के, मतलब ये जैसे ही अंदर जाएगा जितनी भी एंटीबॉडी बनी है IgG उन सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। किसके टुवर्ड्स में जो बनी थी, RH एंटीजन के टुवर्ड्स में जो बनी थी। इससे जो फर्दर जो भी प्रेगनेंसी होगी वो नॉर्मल होगी। और फीटस का क्या इलाज कर सकते हैं, जो फीटस होगा अगर उसे बीमारी है तो उसका पूरा ब्लड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड से। तो ये जो बीमारी थी ये RH मिसमैच का एक परफेक्ट एग्जांपल है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ अपने इस वीडियो का ये पार्ट भी एंड होता है। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन दूंगा अगली स्लाइड में। आप सब उन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और खूब सारा पढ़िए और खूब सारा मस्त रहिए। थैंक यू।